कुरुक्षेत्र 2014 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीतिक उठापटक की। कल आखिरी तारीख है नामांकन वापसी को लेकर। कई चर्चाओं को एक उठान सा आ गया है कि कौन वापस लेगा, कौन रहेगा, कौन टिकेगा इस रणभूमि में, कि कौन भागेगा इसे छोड़कर। इन सब की चर्चा के लिए मेरे साथ है माधव पांडे जी। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। माधव जी, क्या लगता है आपको कि किस तरीके का, अब कल आखिरी दिन है नामांकन वापसी को, आपको क्या लगता है कौन रहेगा इस रण क्षेत्र में? कौन रण बांकुरे है जो रणछोड़दास बन जाएंगे? जी, रणछोड़दास तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की जो खबरें आई है इसमें बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जिनको अभी फिलहाल टिकट का एबी फॉर्म न मिलने के कारण बहुत मायूस होना पड़ा। ये सबसे बड़ी खबर आई है। सुनील केदार जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है, हरिभो केदार के बेटे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने कैंडिडेट कर दिया था, सोनाबा मुसले, और बहुत ताकतवर कैंडिडेट था, लेकिन उनका फॉर्म गलत हुआ और वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस बात पर इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं पुट की। तो ये जो है, फिर निवेदिता चौधरी के बारे में कुछ कहा जा रहा था कि उनका कुछ एक ऐसा मामला था जिसके अंदर उन्हें पनिशमेंट तो नहीं, लेकिन कुछ मामला था और वो उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं किया। आर पाटिल के खिलाफ था, वैसे अमित देशमुख के बारे में था, कई लोगों के खिलाफ, और उनका एबी फॉर्म का बहुत बड़ा झमेला हुआ है। ये अब एक अंक खत्म होने वाला है, कल परसों ये सब पोजीशन खत्म हो जाएंगी। भागने वाले अपक्ष होते हैं, दिन इसमें कुछ समझौते बनते क्या है, 4 दिन में समझौते के दलाल होते हैं। सत्ता का एक बहुत अंग है वो, और दलालों की अब चलती रहती है। कोई खड़ा रहता है, कोई खड़ा रहने के लिए किसी के समर्थन में पीछे ले लेता है। अभी तो अमरावती के अंदर ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई पीछे लेने की मूड में है, क्योंकि आगे जाने की उनकी शक्तियाँ बहुत ताकतवर नहीं साबित हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे माहौल बनेगा, अधिकृत तौर पे वो पीछे नहीं आएंगे, लेकिन अनधिकृत तौर पे वो अपना पार्टी घोषित कर देंगे। देखिए, जिस तरीके से अभी चुनावी समर शुरुआत हुई है और राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे बस अब विदर्भ की धरती पर उन्होंने कदम रख दिया है। राज ठाकरे का दरियापुर में सभा हुई है। क्या लगता है इतने जल्दी, अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गर्म नहीं हुआ है वातावरण इस समय बड़े नेताओं का आ जाना? इधर से नितिन गडकरी ने अमरावती में कल सभा ले ली, ऐसा लगता है कि ये अभी से उसे गर्माहट देना चाहते हैं। राजनेता कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व स्थापित करना और अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का मंसूबा रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब क्या होगा? एकदम इतनी राज ठाकरे की आज सभा हुई, उन्होंने कई यानी अपनी खास विशिष्ट शैली में उन्होंने ललकारा है, लोगों को हंसाया है, गुदगुदाया है। क्या लगता है ये वोट में कितना परिवर्तन होगा? देखिए, कल आज राज जी खुद आए, और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो बाय ट्रेन आए हैं जी, और वो महाराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि अब इंजन चलेगा, लेकिन अभी इंजन जो है वो इलेक्ट्रिक पे चलता है, शॉक देने के बाद चलता है। वैसा शॉक तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है उनकी। राज जी आने के पहले नितिन जी आ गए हैं, और नितिन जी की सभा को तिवसा में बहुत अच्छा प्रतिशत नहीं था, ये सबसे बड़ी बात सामने आई है। और इसलिए भी नहीं है कि निवेदिता चौधरी दिखड़े वहाँ से खड़ी है, और निवेदिता को अच्छी तरह से बीजेपी का जो बैकग्राउंड, जो कार्यकर्ताओं का जो बहुत बड़ा जमाव बनाना था, वो नहीं, बहुत कम वक्त में आया। वहाँ से साहेबराव तट्टे ट्राई कर रहे थे, जो साहेबराव ने पुराने नेता, और साहेबराव ने एमएलए भी थे जब अलग हुआ नहीं वलगा मतदार संघ, तब तक तो एमएलए थे। और साहेबराव ने अचानक से यू टर्न कर लिया और राष्ट्रवादी में चले गए। शायद ये उनकी बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। अमरावती के अंदर हम देख रहे थे, जब अमरावती के अंदर भाजपा के कुछ नगर सेवक कांग्रेस में चले गए बीच में, और फिर से वो वापस आ गए, तो उनकी वो स्टेटस नहीं बनती, क्योंकि संघ से प्रेरित है भाजपा, और भाजपा सोचती है कि जब निष्ठा एक बार निकल गई, जैसे कांच का एक कुछ चीज़ टूट जाती है तो उसको हम जोड़ नहीं सकते, वैसे ही कितने भी केमिकल बना वो जोड़ने की प्रयास करो, वो उतना सही नहीं होता है। साहेबराव तट्टे चले जाने के बाद निवेदिता की पकड़ तो है, लेकिन मतदार संघ में भाजपा की बेसिकली बहुत वोट बैंक नहीं है। देखिए, तिवसा एक बहुत बड़ा मतदार, बहुत अलग मतदार, और कैसा है वो वलगांव भी, उसमें कुछ पार्ट वलगांव का आता है, शिराला का आता है, ऐसा जो यानी अचलपुर और इसमें चांदर बाजार, अचलपुर, ऐसा मिक्स करके जाता है। मुझे ऐसा लगता है बड़ा ही खिचड़ी वाला विधानसभा क्षेत्र है। यशोमती ठाकुर जीत के आई, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर मुझे ऐसा लगता है उनकी बहन ही सहयोगिता देंगे, भले वो निर्दलीय लड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक बहन के वोटों में सेंध लगाने का काम सहयोगिता करेगी, ऐसा लगता है। नहीं, थोड़ा मुझे इस बारे में थोड़े मेरे विचार अलग रखूंगा, क्योंकि अपक्ष के रूप में सहयोगिता को कोई किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। शायद इसलिए भी कि पार्टी का टिकट ले सकती थी तो उनका कुछ काम होना चाहिए।
यानी वो अपनी बहन को विरोध कर रही है यहाँ तक, ठीक है, और सबको पता है कि सब सत्ता के खिलाड़ी है, बहन बहन भाई भाई, ये तो युद्ध हम ऊपर देख रहे हैं, राज जी और उद्धव जी के झगड़े चल रहे हैं, तो ये तो युद्ध है, लेकिन सगी बहन अपने खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनके पास पार्टी नहीं है। अभी इलेक्ट्रल मेरिट के हिसाब से देखिए गया तो यशोमती बहुत आगे है, और यशोमती को फाइट करने के लिए अभी वहाँ शिवसेना का कैंडिडेट सक्षम हो तो वहाँ बात बन सकती है। वहाँ पर वानखेड़े हैं, मेरी जानकारी के तो वानखेड़े सब बहुत मंझे हुए और बहुत पुराने हैं शिवसैनिक, लेकिन अब तक उन्हें कैसा हो कि युति के कारण उन्हें वहाँ से शिवसेना का टिकट नहीं मिलता, तो अब मिला तो अब शायद शिवसैनिक अपनी पूरी ताकत लगाएगी, ऐसा लगता है। डॉक्टर आकाश वराड़े वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मनसे से, और डॉक्टर आकाश डॉक्टर है और स्वच्छ छवि है उनकी, स्वच्छ छवि है। डॉक्टर अनिल जी वराड़ी जी के सुपुत्र है, अनिल जी कांग्रेस के से थे और ये साहब अब मनसे से लड़ रहे हैं, लेकिन मनसे की एक वोट बैंक नहीं है, क्योंकि मनसे का यहाँ ट्रायल नहीं हुआ है। जब तक आपके पार्टी का कोई ट्रायल नहीं होता, भाषण ठीक है, सुनने लायक बहुत अच्छा है, और घर जाते हम भूल जाएंगे, शायद घर पहुँचते कुछ घर वैसे विदर्भ का वातावरण कॉस्मोपॉलिटियन है। अगर आप देखें विदर्भ में मराठी भाषी है ऐसा नहीं, पर उतने हिंदी भाषी भी, और राज ठाकरे की जो राजनीति है या उनका जो राजनीतिक वारसा कह सकते हैं वो मराठी भाषियों को लेकर है जी, इसीलिए शायद वो यहाँ पर इतने सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम पुराना भी इनका देखें, 2006 में जब पार्टी का गठन हुआ उसके बाद एक विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, विधानसभा में 13 उनके विधायक आए, पहले 13, पर वो 13 के 13 विधायक आप देखेंगे ठाणे, मुंबई, नासिक यहाँ से आए, एक भी विधायक विदर्भ से आप देखेंगे सबकी जमानतें जब्त थी जो लड़े जी। और अभी देखिए ना, नासिक में उन्हें सत्ता मिली, अभी कांदिवली में उनका भाषण हुआ जब सबसे बड़ी सभा हुई युति टूटने के बाद, आघाड़ी फूटने के बाद, तो वहाँ जोश नहीं था, मुद्दे वही थे कि आप मुझे चुन कर दीजिए, एक बार सत्ता मेरे हाथ में दीजिए। लेकिन एक पार्टी जिनके 10 और 11 मेंबर्स है, और ऐसे भी घटना नहीं कि जिसको लोग प्रेरित होकर जयललिता जेल में चले जाती है तो लोग सुसाइड करने लग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जो वहाँ के नए सीएम है वो रोकर शपथ लेते हैं। इतनी जो व्यक्ति पूजा है ये महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। वहाँ के सीएम यदि अपनी एक मैं सीएम बन गया, महाराष्ट्र की तो बहुत मजा की बात है, जब तक नया कोई सीएम आता है तो वो सबको सब बदल देता है। मुझे वैसे लगता है कि यहाँ हर कोई सीएम बनने की होड़ में है। बिल्कुल, महाराष्ट्र चाहे उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, या बीजेपी की तरफ से हो, या अजित पवार जिन्होंने अपनी मंशा कल ही जाहिर की कि वे तो सीएम बनना चाहते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के है, कांग्रेस के नारायण राणे भी कह चुके हैं उन्हें सीएम बनना है। पृथ्वीराज चौहान ऑलरेडी सीएम है, अब तक अशोक चौहान है रेस में। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन के बाद सुशील कुमार शिंदे रेस में, वहाँ तो कांग्रेस में तो हमेशा रेस में रहते हैं, लेकिन पक्ष श्रेष्ठी ही वहाँ पे सोनिया गांधी निर्णय लेगी। पर एक ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि अब यह लड़ाई जीतने से ज़्यादा सीएम पद को जीतने को लेकर है। कांग्रेस में ये बहुत प्रॉब्लम है। कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारे एमएलए चुनकर आए, वो चाहती है कि मैं एमएलए लाऊंगा लेकिन मुझे सीएम बनाइए जी। नारायण राणे दिल्ली भाग गए और दिल्ली में उन्होंने एक ही कहा कि मुझे सीएम बना दीजिए मैडम, मैं इतने इतने एमएलए चुनकर लाऊंगा, मेरे में एक कैपेसिटी है, मैंने मराठा रिजर्वेशन कर दिया है वगैरह वगैरह। लेकिन मैडम ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि भाई आप सीएम बने, क्योंकि मैडम की हालत अभी गंभीर है। कांग्रेस के प्रचार में अभी पहली बार भारत के राजनीति में हमने देखा कि किसी प्रादेशिक पार्टी का एक नेता जैसे बन रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, एक नेशनल पार्टी के लीडर होते हुए सोनिया जी की कहीं पर भी छवि नहीं है, राहुल जी की कहीं पर भी छवि नहीं है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है पूछा जाएगा तो लोग नहीं बता सकेंगे। नरेंद्र मोदी को फाइट करने अब राहुल गांधी, प्रियंका या सोनिया कोई तो भी तो सामने चाहिए था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो चेहरा शायद कराड़ के आगे किसको चलेगा नहीं, वो चेहरा एडवर्टाइज में आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कभी पृथ्वीराज चौहान की जगह पृथ्वीराज कपूर का वो सिनेमा चल रहा है और वो दादाजी अपने स्टाइल से टहल रहे हैं। और ऐड तो ऐसी है कि बस कांग्रेस सही मानिए में बहुत पीछे जा रही है। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा, इन चुनावों पर क्या उसका भी इफेक्ट पड़ेगा? जिस तरीके से उन्हें एक बहुत वार्म वेलकम मिल रहा है, वो कई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो अब तक मुझे नहीं लगता कि किसी पीएम ने, देश के पीएम ने की है। एक अलग एक ग्लोबल नेता के रूप में वे उभर रहे हैं। क्या लगता है इसका फायदा इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा क्या? मैंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि आज महाराष्ट्र में यदि महायुति टूट जाती है और टूट गई है और आघाड़ी खत्म हो गई है, ये सबसे अच्छी बात है।
मेरे साथ ये विचार मैंने जब लिखे तब शायद मेरे पाठक भी इस बात पर अचंभित हुए होंगे, लेकिन मेरे साथ जुड़े हैं प्रकाश आंबेडकर। उन्होंने कहा कि जो भारत के संविधानकर्ता के मेरे ख्याल से उनके पिताजी थे और वो पिताजी के पिताजी थे, तो एक बहुत बड़ा लीडर, यानी उनकी शायद राजनीतिक पहुंच अब बड़ी न हो लेकिन विचार बहुत बड़े हैं। प्रकाश आंबेडकर मेरे साथ इस विचार से सहमत है कि आज जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है वो भारत और महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जातिगत समीकरण जब तक टूटेंगे नहीं, राजनीति सही मायने में एक पब्लिक की राजनीति नहीं बन सकती थी। आज देखिए हर मतदार संघ में एक जात के 3-3 लोग खड़े हैं। बेसिकली महाराष्ट्र की जो सत्ताधारी जात है, जो हम मराठा कहेंगे, मराठा और उसको जोड़कर हम ओबीसी के एक कुंभी समाज की व्यवस्था को देखेंगे, तो वहाँ से ज़्यादा लीडर आते हैं। वो अच्छी बात है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन अब उसमें बहुत पार्टीशन है, उसमें भी अब अच्छी क्वालिटी मिल सकती है हमें। देखिए वही है ना कि अब जात पात की राजनीति से उठकर लोकसभा में हमने देखा कि जिस तरीके के वोट गिरे वो जात पात की राजनीति की दीवारों को तोड़ रहे थे। क्या विधानसभा इसको रिपीट करेगी? आपको क्या लगता है कि विधानसभा में ऐसा दृश्य देखा जा सकेगा? जात की राजनीति अब थोड़ी यानी होगी, शिथिल पड़ जाएगी, लेकिन हमें चॉइस नहीं था। अब जो चॉइस मिल रहा है कि एक ही जैसे बडनेरा का उदाहरण हम ले लें, बडनेरा में सुलभाती खड़ी है, संजय बंड खड़े हैं ये और नितिन मोहड़ खड़े हैं, 3 अच्छे कैंडिडेट खड़े हैं। हम चॉइस कर सकते हैं, जिसको भी अपनी जात के भी प्यार है तो जातिसाठी खावी माती, ये भी सोच किसी है तो भी गलत नहीं है। चलिए भारत की हम राजनीति को अच्छी तरह से समझे तो शायद ये भी समझ लेना चाहिए कि चलिए इस बात को हम मान लेते हैं कि ठीक है जातिगत राजनीति, लेकिन अब लोगों को चॉइस नहीं थी। जो कैंडिडेट दिया गया, फिर युति के माध्यम से दिया गया, फिर आघाड़ी के माध्यम से दिया गया, उसको स्वीकारने के लिए पर्याय नहीं था, वही स्वीकारना पड़ता था। अब ये बात नहीं है, अपक्ष रूप में कोई ताकतवर कैंडिडेट खड़ा हो जाता है। हम दरियापुर से बात कर रहे थे, दरियापुर से दिनेश बुक खड़े हुए हैं और वहाँ पर अब बहुत बड़े चॉइस है। फिर अब बीजेपी के नए कैंडिडेट है, लेकिन लोकल है, वहाँ के कांग्रेस के कैंडिडेट है, कार्यकर्ता बहुत ताकतवर है, अभिजीत अड़सुल है। ये सब अब उनको चॉइस नहीं था, ये चॉइस आ गया। तो कहीं ना कहीं अभिजीत अड़सुल के लिए खतरे की घंटी दिखाई देती है। जिस तरीके से आज आनंदराव अड़सुल का एक बयान है कि भाजपा वाले बोगस है जी, ये कहीं ना कहीं ये इफेक्ट देगा जिस भाजपा के बल पर वे यहाँ के लोकसभा को काबिज कर पाए, कहीं ना कहीं उसको निशाने पर लेकर ये भाजपाइयों को और मुझे लगता है कुछ शिवसैनिकों को भी कहीं ना कहीं ये दुखा रहे, कैसा लग रहा है क्या आपको? 20 दिन की बात है उनके लिए अब, और 20 दिन तक तो ये बातें सामने बहुत आएंगी, लेकिन ये बातें हरदम के लिए रहेंगी दिल में, क्योंकि भाजपा के बारे में भाजपा ने एक स्टैंड ले लिया है कि हम शिवसेना के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये स्टैंड इसलिए भी है कि शायद इलेक्शन के बाद हमें साथ में आना पड़ेगा एक, और हमारा वोटर ये देखना चाहता है कि जो बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ना हम किसी को आग दिखाना चाहते हैं, ना हम आग झुकाना चाहते हैं, वो केवल दुनिया के लिए नहीं बता रहे, वो हम सभी राजनीतियों को बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स को इस ढंग से देखिए। तो ये जो ढंग बढ़ा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी, तो वो भाजपा अब उसका कितना इस्तेमाल करती है एक, या फिर कांग्रेस या फिर शिवसेना अपनी स्टाइल कैसी रखती है, ये सब हमें आगे देखना होगा। कल उद्धव ठाकरे का एक बयान था कि अनंत गीते जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका से लौटते हैं वो अपना इस्तीफा दे देंगे जी। तो हम इस पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद।